हेलो हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। हम पढ़ रहे पेपर थर्ड एल्गीज ब्राइफाइट्स और हमारा जो हॉट टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गीज। थैलस ऑर्गेनाइजेशन को बेसिक क्राइटेरिया के आधार पे हमने दो भागों में बांट दिया, क्योंकि एल्गीज जो हैं वो बहुत ही प्रिमिटिव भी हैं, ठीक है, और दूसरा सिंपल है। और ज़्यादातर अगर अपन बात करें तो लोअर क्रिप्टो जो एल्गीज हैं वो कैसी हैं, यूनिसेल्यूलर। तो ऐसे कंडीशन में ये जो एल्गीज हमारे सामने आ रही हैं, इन एल्गीज का हमें क्या करना है, यूनिसेल्यूलर टाइप। तो हम दो कैटेगरीज बांट देते हैं इसकी, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर। बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर थर्ड एल्गी ब्रायोफाइट्स एंड लाइकेन्स। ठीक है, और इसमें जो हमारा हॉट टॉपिक चल रहा है वो हॉट टॉपिक हमारा हो गया कौन सा, थैलस ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। और इस थैलस ऑर्गेनाइजेशन में हमने जो सुकाय है उसकी डेफिनेशन दे दी कि इसको सुकाय क्यों कहा, क्योंकि ये जड़ तना पत्ती में अविभेदित होती हैं। क्लियर, पहली चीज, इस वजह से हम इन्हें पादप शरीर नाम नहीं दे सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गए जड़ तना पत्ती में अविभेदित या क्या बोलते हैं अनुपस्थित भी कह दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फोटोट्रॉपिक हैं। ऑटोट्रॉप्स मतलब ये स्वयंपोषी है। तो इनकी थैलस ऑर्गेनाइजेशन में हमने दो कैटेगरीज बांट दी, यूनिसेल्यूलर मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर के हमने टॉपिक्स कर दिए थे एमीबाइट, ठीक है। दूसरा हमने टॉपिक यहाँ पे कर लिया कौन सा, फ्लैजिलेट। तीसरा नॉन फ्लैजिलेट, और चौथा हमने कर लिया कौन सा, राइजोपोडी, वो सॉरी हाँ स्पाइरल टाइप। अब हम चल रहे हैं मल्टी सेल्यूलर में, और मल्टी सेल्यूलर में हमने जो फर्स्ट कैटेगरी बांटी थी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें बहुकोशिक, तो बहुकोशिक में हमारा पहला था एग्रीगेशन, ठीक है, जिसको हमने कह दिया था समूहन। दूसरा हमारा चल रहा था सिनोबियम, दूसरा हमारे यहाँ पे टॉपिक चल रहा था सिनोबियम, तीसरा फिलामेंटस, चौथा साइफोनस, पांचवा पेरेनकाइमेटस, छठा इक्विसिट, इसको हमने कह दिया एग्रीगेशन को समूहन।
सिनोबियम को हम बोल देते हैं सैमंडल या कॉलोनी। ठीक है, फिलामेंटस का मतलब हो गया तंतुमय या तंतुल। साइफोनस की बात करें तो दैट इज ऑल्सो साइफोनी। पैरेनकाइमेटस के लिए अगर अपन कहें तो पैरेनकाइमेटस का हो गया मृदूत की। इक्विसीटम का मतलब इक्विसीटम प्रकार। ठीक है, एग्रीगेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। एग्रीगेशन के अंदर हमने यहाँ पे पामेलॉइड, डेंड्रॉइड और राइजोपोडियल 3 वेरिएशंस देखे थे, जिसमें पामेलॉइड के अंदर कोई विशेष, एक्चुअली में तो बोले तो इनमें कोशिकाएं एक दूसरे से समान नहीं है और एक दूसरे से जुड़ी हुई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉलोनी अस्थिर थी। यहाँ पे कॉलोनी, अगर अपन डेंड्रॉइड की बात करें तो कॉलोनी थोड़ी सी व्यवस्थित थी और एक वृक्ष के समान दिख रही थी, और सूडोपोडियल या राइजोपोडियल की हम बात करें तो उसके अंदर कोई व्यवस्था नहीं थी फिक्स। ठीक है, सिनोवियल की हम बात करें तो इस समय कोशिकाओं की संख्या और कोशिकाओं का आकार और उनकी फिजियोलॉजी समान होगी। ठीक है, कोशिकाएं संख्या ज़्यादातर कैसी होंगी, सम। क्लोरेला की अगर अपन बात करें तो सम नहीं होंगी, लेकिन अगर अपन वॉल्वॉक्स की बात करें, हाइड्रोडिक्टियन की बात करें तो कोशिकाओं की संख्या सम होती है। इनकी 2 वेरिएंट्स हमने यहाँ पे पढ़ लिए, फ्लैजिलेट और नॉन फ्लैजिलेट, चलायमान और अचलायमान या अचल। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों जो है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं फिलामेंटस। एक्चुअली में फिलामेंटस होते क्या हैं, तो एक चीज को समझना, यूनिवर्स में कोई भी कोशिका विभाजित होती है तो उसके फिक्स तल होते हैं। जैसे कि ये कोई कोशिका है और अगर ये इस तल में विभाजित होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स, दैट इज ट्रांसवर्स। ठीक है, ट्रांसवर्स की बात करें तो अनुप्रस्थ। एक विभाजन हमारे पास में होता है ये, दैट इज लॉन्गिट्यूडियल अनुदैर्ध्य। ठीक है, लंबी काट में। और एक हम इस प्रकार से इसको दिखा देते हैं, दैट इज ऑब्लिक। ये होगा त्रियक, तिरछा। इन तीनों डिविजन्स या तलों की अगर अपन बात करें तो समझना, अगर हम केवल ट्रांसवर्स की बात कर रहे हैं तो ट्रांसवर्स विभाजन के फलस्वरूप कोशिका 2 भागों में बट रही है, ऊपर और नीचे, लेटरल या दाएं बाएं नहीं, ऊपर और नीचे, जिसकी वजह से 2 कोशिकाएं बनी। क्लियर? तो इन 2 कोशिकाओं का डायग्राम बनाए तो ये हो गई दूसरी कोशिका, 1 और 2। ये आ गया हमारा विभाजन तल, दोनों के बीच में क्या बन चुका है अब, पट। ठीक है, फिर ये कोशिकाएं सेम ही विभाजन कर रही हैं, तो सेम विभाजन करने से ये लीजिए एक कोशिका और इसमें ऊपर बट गई, ये भी एक विभाजन और हो गया, और यहाँ पे भी एक विभाजन दिखा देते हैं, ये हो गया। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 2 बार विभाजन हुआ है, ये पहला विभाजन था और ये इन दोनों के अंदर दूसरा तल में विभाजन था। विभाजन तो 3 हो गए लेकिन 2 बार में हुए। तो ये जो 2 बार में विभाजन हुए हैं, इसकी वजह से एक कोशिका पहले बटी कितने में, 2 में, और 2 से कितने में बट गई, 4 में। फिर अगर हम इन सभी कोशिकाओं में एक एक विभाजन और कर दें तो ये 1, फिर ये और फिर ये, कितनी कोशिकाएं हो चुकी हैं आपके सामने, 8।
लेकिन अगर यहाँ पे एक आप अंतर की बात करें मॉर्फोलॉजिकली, तो आप ढंग से देखिए, ये संरचना लीनियर डायरेक्शन में बढ़ रही है, दोनों दिशाओं में बढ़ रही है, प्लस लीनियर बढ़ रही है। जो हमारे हायर पादप अगर अपन बात करें, जैसे हमारे चारों तरफ जो उग रहे डाइकॉट्स या मोनोकॉट्स में, उनमें विभाजन केवल एपिकल सेल में होता है, नीचे की तरफ नहीं बढ़ते, वो हमेशा आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम सभी कोशिकाओं में इस तल में विभाजन करें तो ये दोनों दिशा में बढ़ेगा। तो ये एक सामान्य, इसको तो आप क्या करोगे गोलाकार, इसको कह दोगे दो कोशिकाएं। फिर और ज़्यादा कोशिकाएं अगर इसमें बढ़ती जाएगी तो आप इसको क्या बोलोगे फिर तंतुल, क्योंकि ये रेशे के समान या फाइबर के समान बढ़ रही है, तंतु के समान, क्योंकि रेखीय क्रम में, दैट इज इन लीनियर, रेखीय क्रम, इसको हम बोल सकते हैं रेखीय क्रम। क्लियर? तो इस प्रकार का विभाजन अगर एकल कोशिका में देखने को मिल रहा है और वो कोशिका विभाजित हो रही है, विभाजित तो ये सारी हो रही है, तभी तो मल्टी सेल्यूलर बनाई, तभी तो सजीव एक दूसरे को संतति को डेवलप कर पा रहे हैं, तो विभाजन तो हो रहा है, ठीक है। और ऐसा विभाजन काइक टाइप का हो रहा है, लेकिन सारी कोशिकाएं एक दूसरे से अगर अलग हो जाती हैं तो वो हो गया यूनिसेल्यूलर, और अगर वो कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं तो वो हो गया मल्टी सेल्यूलर। वो कोशिकाएं अनियमित रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कोई आडी, कोई तिरछी, कोई ऊपर, कोई नीचे, तो वो हो गया एग्रीगेशन। तरीके से जुड़ी हुई हैं सिनोबियल, लेकिन केवल एक ही क्रम में जुड़ी हुई है, रेखीय क्रम में, दैट इज लीनियर। केवल इतना सा अंतर है, केवल लीनियर। दूसरा एक विभाजन और देखिए, अगर लॉन्गिट्यूडल की बात करें तो इस तल में विभाजन से ये दो कोशिकाएं बन गई, फिर एक और विभाजन कर दीजिए, ये हो गई, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाएगी, तो ये भी एक तरीके से लीनियर ही है, लेकिन ये विभाजन जो है वो इससे तल में अंतर आ गया। क्लियर है? और इस तरीके का कोई विभाजन जो है नॉर्मल तंतुओं में नहीं पाया जाता, तंतुअल संरचना में हमेशा यही विभाजन होगा। ये विभाजन तब होता है जब किसी संरचना की लेटरल ग्रोथ करनी होती है, अर्थात आकार में वृद्धि करनी है या पार्श्व में वृद्धि करनी है, तब ये विभाजन हो रहा है। कैसे? जैसे हम इन्हीं की कैटेगरीज बांट देंगे, फिलामेंटस को बांट देते हैं सिंपल फिलामेंट एक, दूसरा हम इसमें बांट देते हैं ब्रांच्ड फिलामेंट। ब्रांच का मतलब कहाँ से आ गई शाखाएं, जब हम कह रहे हैं तनाई नहीं है, पत्तियां ही नहीं है, तो शाखा कहाँ से आ गई? तो एक्चुअली में शाखा क्या हो रही है, जैसे ये सारी कोशिकाएं एक तल में विभाजित हो रही है ट्रांसवर्स, कोई समस्या नहीं, लेकिन इनमें से कभी कोई ऐसी कोशिका जो कि ये वाला विभाजन शो कर दे समझो इस बात को इस कोशिका में कौन सा विभाजन हो गया? ये वाला, तो इसके सापेक्ष एक कोशिका और बन गई है, दो कोशिका हो गई। अब ये कोशिका लगातार कौन सा विभाजन कर रही है? ट्रांसवर्स, ये लगातार ट्रांसवर्स विभाजन करे जा रही है। तो अब हमको इसके सापेक्ष क्या दिख रहा है? एक शाखा दिख रही है, क्योंकि एक नया तंतु इससे जुड़ चुका है। क्लियर है? अलग नहीं हुआ। फिर एक और विभाजन, तो ये हो गया सिंपल शाखन। फिर हम करें कि एडवांस शाखन की बात करें या अधिक शाखन की बात करें, तो क्या कर देंगे हम? ये कोशिका और विभाजित हो गई, ये विभाजन हो गया। ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे अनेक विभाजन जो है हम दिखाए जा रहे हैं। तो ये सिंपल विभाजन में ही आ रहा है अभी, लेकिन शाखन ज़्यादा हो चुका है। क्लियर है? क्लेडोफोरा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, सेम एग्जाम्पल क्लेडोफोरा यही है, थोड़ी सेल्स एलोंगेटेड होंगी उसकी। अब हो गया। अब इसको और ज़्यादा अगर अपन शाखन दिखाएं मल्टी एक्सियल एंड यूनी एक्सियल के रूप में, तो इसी में और ज़्यादा शाखन को बढ़ा दीजिए, ये लीजिए, तो ये हो गया बहुत ही ज़्यादा शाखन। तो है फिलामेंटस ही, लेकिन हमें शाखन की वजह से इस तरीके का आभास देता है जैसे कि कोई बुश हो। बुश का मतलब झाड़ी के समान, छोटी सी झाड़ी के समान संरचना के रूप में परिलक्षित होता है। तो ये दो विभाजन हो गए हमारे, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडल। लॉन्गिट्यूडल हमेशा खड़ी दिशा में और ट्रांसवर्स हमेशा क्षैतिज दिशा में हॉरिजेंटली होता है। ऑब्लिक का मतलब भी समझ लीजिए, इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझ रही है। हमारे घर के निर्माण में हम दीवार बनाते हैं, मान लीजिए ईंट की, तो वो जो एक ईंट का ब्लॉक है वो अपने आप में एक कोशिका को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? अब आप क्या देखते हैं, आपके घर में दो टाइप की दीवार है, एक मोटी दीवार है डबल ईंट से बनी हुई है, और एक जो है वो सिंगल ईंट से बनी हुई है। तो इस चीज़ को समझिए, ईंट की दीवार में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं।
एक चीज, ये सिंगल ईंट है, इसके ऊपर हमने दूसरी ईंट रखी, इस पे तीसरी ईंट रखी, इस पे चौथी ईंट रखी, ठीक है। तो केवल और केवल क्या हो रहा है, ईंट का एक पिलर जा रहा है ऊपर की तरफ सिंगल, समझना इस बात को। तो इसमें कौन सा विभाजन आ गया, ट्रांसवर्स। क्लियर है। अब हम इसी ईंट के अंदर क्या कर रहे हैं, ईंटों की संख्या 2 कर रहे हैं। ये मैं यहाँ ऊपर वाला डायग्राम दिखा देता हूँ, क्योंकि साइड में से तो आपको किसी भी दीवार को आप देखेंगे तो आप देख के नहीं बता सकते कि ये कितनी मोटी है, मोटाई तो हमको ऊपर से ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। तो अगर हम उसमें डबल ईंट की दीवार बना रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मोटा पिलर बनाना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर हम साइड में ईंट और लगा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ 2 ग्रोथ दिख रही है। एक तो दिख रही है लेटरल, तो ये लेटरल किसकी वजह से हुई, इस विभाजन की वजह से, इस विभाजन की वजह से ये ग्रोथ हुई, ठीक है। और इस विभाजन की वजह से इसकी लंबाई बढ़ी, तो ये पिलर जो है वो मोटा भी हो गया और ऊपर भी गया। क्लियर है, ये भी फिलामेंटस। अब इसमें अगर हम ऑब्लिक की बात करें तो ऑब्लिक विभाजन को समझना, ये संरचना जो है ये इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ही बढ़ रही है। लेकिन जैसे हम किसी फल की बात करें या किसी तने की बात करें, तो आपने कभी चौकोर तना देखा है क्या? पत्थर का पिलर या ईंट का पिलर तो आप चौकोर देख लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने चौकोर तना नहीं देखा, हमने ज़्यादातर अंडाकार या गोलाकार तनों के बारे में बात की है। तो ऐसी कंडीशन में हमको एक और विभाजन चाहिए, त्रियक। तो यहाँ पे जैसे एक डायग्रामेटिकली अगर मैं आपको समझाऊं, ये रहा, यहाँ अगर आप देख पा रहे हो तो मैं यहाँ पे कुछ कोशिकाओं का डायग्राम बनाता हूँ, ये रहा। अगर आप इस गोल डायग्राम को देख पा रहे हो तो ये सारी कोशिकाएं कैसी आपको दिखाई दे रही हैं, चौकोर दिखाई दे रही हैं। लेकिन आप इस और इस कोशिका को देखिए, ये त्रियक विभाजन के फलस्वरूप गोलाई और आयतन में बराबर जो बढ़ोतरी है वो इसी विभाजन की वजह से। तो तीनों तलों में विभाजन होता है तब कोई संरचना, जैसे अगर अपन सिनोबियम में वॉलवॉक्स की बात कर रहे हैं तो लुढ़कनी गेंद जो कोशिका बनी है उसमें तीनों तलों में विभाजन के फलस्वरूप वो कोशिकाओं का एक समूह एक दूसरे से जुड़ पाया। तो अब हम आते हैं किसमें, फिलामेंटस में। ठीक है, तो फिलामेंटस की हम बात करें तो फिलामेंटस को हम समझा चुके हैं कि इसमें कोशिकाएं जो हैं वो गतिशीलता का विलोप हो जाता है। फिलामेंटस सेल्स नॉन मोटाइल
कोशिकाएं गतिशील नहीं होंगी, अर्थात इसमें फ्लैजिला क्या हो गए, अनुपस्थित। सीधी सी बात है, नॉन मोटाइल का मतलब हो गया कशाभिकाएं अनुपस्थित। दूसरा, सभी सेल्स ट्रांसवर्स डिवीजन। कौन सा, अनुप्रस्थ विभाजन। अनुप्रस्थ विभाजन दिखाती हैं या दर्शाती हैं। सभी सेल्स आपस में जुड़ी रहती है। सभी सेल्स आपस में जुड़ी रहती हैं तथा रेखीय क्रम में लीनियर सीक्वेंस में वृद्धि दर्शाती। ठीक है, तो ये हमारे इसके पॉइंट्स हो गए। अब यहाँ पे अगर अपन वेरिएशंस की बात करें तो यहाँ पे सिंपल अगर अपन कहें तो ये रहा पहला वेरिएशन, यहाँ डाल देते हैं 1 नंबर पे, सिंपल फिलामेंट। या अगर अपन बात करें तो इसको कह सकते हैं और अनब्रांच्ड तो यही सारी बातें हो जाएंगी, कोई शाखा नहीं है, केवल एक ही तल में विभाजन होगा और सिंपल सेल्स होंगी। जो फिलामेंट की लंबाई है वो कोई निश्चित नहीं है, फिजिकल डैमेज से टूट भी जाती है, नहीं होता है तो ज़्यादा लंबे भी हो जाते हैं, छोटे छोटे भी रह जाते हैं, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये विभाजन की दर के ऊपर और फिजिकल जो मेंटेनेंस है उनकी उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर अपन सिंपल से एग्जाम्पल लें तो साइन ऑफ आईसी के अनेक सदस्य जो हैं वो इसके अंदर आराम से आप बात कर सकते हैं। वो है बेस्ट एग्जाम्पल जो इस साल आपके कोर्स में भी है, नॉस्टॉक। ठीक है, एक हम यहाँ पे ले सकते हैं ऑसिलोटेरिया। ठीक है, क्लोरोफाइसी के कुछ सदस्यों में से हम यहाँ पे ले सकते हैं उडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, ठीक है, ये हम अनेक तंतु जो है यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। नॉस्टॉक
दैट इज हार्मोगोनिया। हार्मोगोनियम, ये ओसिलोटेरिया का थैलस।